नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 28 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसकी प्रभावी निगरानी डाटा प्रौद्योगिकी की सहायता की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और UNFPA के अभियान के लिए प्रचार सामग्री और उपकरणों से भरी 5 मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इसके उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने किसको संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है नरेंद्र सहगल को, सूरज बंसल को, टी रविशंकर को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टी रविशंकर को। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। फीड्स भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने फिड्स के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती पदेन प्रभार संभाला है। इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर N राजेंद्र को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में PhD की हुई है। साथ ही उनका रणनीतिक, पब्लिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, विचार नेतृत्व और परियोजना और व्यापार निष्पादन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। फिक्ड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब बनाया गया है? ऑप्शन 21 जून को, 23 जून को, 25 जून को, 27 जून को। इसका सही आंसर है 21 जून को। हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वैश्विक उत्सव के रूप में अपनाया गया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का इतिहास IHO ने साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का विचार सुझाया था और जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव AS 2260/30 के जरिए महासागरों और समुद्र के कानून में इसे जोड़ा गया। इस दिन को बनाए जाने का दिन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना की वर्षगांठ भी है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो था जिसने 1921 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के अध्यक्ष हैं शिपेर्ड M स्मिथ। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव हैं माथियास जोनास। उसका मुख्यालय है मोनाको में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? और ऑप्शन 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले निकासी की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। RBI के अनुसार ऋण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते में बची शेष रकम को निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC को सितंबर 2019 में धारा 35A की उपधारा के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के अंतर्गत ऋणों की अंडर रिपोर्टिंग के बाद ऋणदाता बोर्ड को 6 महीने के लिए
अधिग्रहित कर लिया था। 6 महीने के लिए 1,000 प्रति खाता निकासी की सीमा निर्धारित की गई, लेकिन बाद में जमाकर्ताओं में डर फैलने के कारण राहत देते हुए इसे 50 रुपये तक कर दिया गया था। ये निर्देश 22 जून 2020 को लागू हुए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण बैंक की संकल्प प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। इसलिए इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा 23 जून 2020 से 23 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की, कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्षन चीन, जापान, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट के मद्देनजर भारत के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। विश्व बैंक ने भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारत द्वारा उठाए जा रहे मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों का अनुकूलन और विस्तार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। विश्व बैंक का कार्यक्रम का प्रमुख धनदाता होगा, जिसका सहयोग अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास बैंकों सहित फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम निम्न गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या लोगों की भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे और भारत में लंबे समय तक आर्थिक विकास को प्रभावित न करे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। इसकी राजधानी है पेरिस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा? हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग, सांस्कृतिक आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना डिकार्बोनिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डिकार्बोनिक ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना का हिस्सा है। DTEE अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच 2008 से परिवहन नीति का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव हैं युवा ताए किम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस देश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी की है? हमारा भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश, जापान। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। यह 3 परियोजनाएं हैं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। इसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। ये 3 परियोजनाएं हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना है। यह बांग्लादेश में चुने गए आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानकों को बढ़ावा देगी। यह ढाका के पहले डिजिटल उद्यमशीलता केंद्र जनता सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण का भी नेतृत्व करेगा और राष्ट्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 2 मिलियन डॉलर आकर्षित करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह 1.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करेगा, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
एनहेंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नमेंट और इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है। यह सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक एकीकृत क्लाउड कंप्यूटरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा और साइबर सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह एक डिजिटल नेतृत्व अकादमी भी स्थापित करेगा जिससे 1 लाख रोजगार पैदा होंगे और साथ ही 1 लाख युवाओं को डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित भी करेगा। सेकंड, प्रोग्रामेटिक्स जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। सेकंड, प्रोग्रामेटिक्स जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना है जो कोविड-19 संकट में सरकार की प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए राजकोषीय जगह बनाएगी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इसकी मुद्रा है टका। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को, 26 जून को। इसका सही आंसर है 23 जून को। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल विडो डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस बनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का इतिहास। लुम्बा फाउंडेशन ने साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। लुम्बा के अनुसार विभिन्न देशों में महिलाओं को अपने पति के मरने के बाद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी देखभाल न तो कोई एनजीओ करता है और न ही कोई सरकार, और साथ ही समाज भी उन्हें अभिशाप मानता है। इसलिए 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? प्रश्न है, मिजोरम सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने, असम सरकार ने, गोवा सरकार ने। इसका सही आंसर है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सिखाने की गतिविधियां और सरल परियोजनाओं मद्देनजर गतिविधियां और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ने के लिए एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकेगा। एक टू खेलो एक टू पढ़ो के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी। उनके द्वारा किए कार्य पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्रित की जाएगी। इस सामग्री को राज्य मुख्यालय से विभिन्न जिलों में अकादमिक समन्वयकों तक साझा किया जाएगा जो क्षेत्र में संबंधित हेडमास्टर्स के बीच समन्वय करेंगे। हेडमास्टर जो अपने शिक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए संकलन करेंगे, प्रतिक्रिया और अभ्यास में पाई जाने वाले किसी भी तरह की कमी के लिए वापस रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। त्रिपुरा में वर्तमान में 4398 सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त 335 निजी स्कूल हैं। राज्य भर के इन स्कूलों में 5 लाख छात्र पढ़ते हैं जिनमें से लगभग 1 लाख निजी स्कूलों में हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। इसके राज्यपाल हैं रमेश बैस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 97 वर्ष, 98 वर्ष, 90 वर्ष, 92 वर्ष। इसका सही आंसर है 97 वर्ष। मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है। वह देश के सबसे बेहतरीन सैन्य जाबाजों में से थे और 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से थे। उन्होंने 1943 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन दिया गया था। लक्ष्मण सिंह लेहल ने 1948 में जम्मू कश्मीर के जंगर इलाके में कप्तान के रूप में भाग लिया और 1971 के युद्ध में एक डिवीजन की कमान संभाली थी। उन्हें 50 पैरा ब्रिगेड के लिए प्रवेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए भारत में तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र भी दिया जा चुका है।
और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जाडू होल्डिंग LLC द्वारा किस में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? हमारे प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, एयरटेल लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जाडू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जाडू होल्डिंग LLC जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगा। जाडू होल्डिंग LLC एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, साथ ही जो NASDAQ पर सूचीबद्ध एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है और डिजिटल एप्लीकेशन पर काम करती है और प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों में निवेश को नियंत्रित करती है। यह भारत के कानूनों के तहत पंजीकृत है और इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सांसद और वयोवृद्ध पत्रकार विश्वबंधु गुप्ता का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा 94 वर्ष, 92 वर्ष, 90 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 94 वर्ष। पूर्व सांसद और वयोवृद्ध पत्रकार विश्वबंधु गुप्ता का निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 के बीच दिल्ली से राज्यसभा में सांसद रहे थे। इसके अलावा विश्वबंधु गुप्ता ने तेज बंधु समूह के प्रकाशन के अध्यक्ष और प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर विश्वबंधु गुप्ता वरिष्ठ कांग्रेसी के साथ साथ तेज और सन अखबार के एडिटर भी थे। वह ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी थे। विश्वबंधु गुप्ता कई वर्षों तक कांग्रेस की नई दिल्ली इकाई में वरिष्ठ पद पर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के कई चुनावी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। वे अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश्ट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।